हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, हम लोग कर रहे थे ग्रुप थ्योरी को, और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, इसमें हम एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक होगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम जब आगे ग्रुप थ्योरी में और ज़्यादा जब हम क्वेश्चंस करेंगे या हम थ्योरम्स करेंगे तो उनमें जब हम उनको प्रूफ करेंगे तो वहाँ पर हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो इसलिए ये जो मैं अभी आपको करवाऊँगा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले और इन प्रॉपर्टीज़ को बताने से पहले मैं आपको पहले कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप उनको ही देख लो। तो सबसे पहले आप वही इंपॉर्टेंट बातें देख लो। यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे A स्टार B इज इक्वल टू C। यहाँ पर स्टार क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन होता है, और बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? कंबाइनिंग टू नंबर्स टू प्रोड्यूस थर्ड नंबर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ था। यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन किसी भी तरह का हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या किसी और टाइप का जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि ए कोई डिस्टिंक्ट नंबर है, और यानी कि एलिमेंट है, और जो बी है वो कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, और यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करके सी जो प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर ए बी को दोनों को साथ में लिख रहा हूँ, और यहाँ पर बीच में मैंने कोई भी साइन नहीं लगाया, ना ही मैंने प्लस का लगाया, ना ही मैंने माइनस का लगाया, ना ही मैंने यहाँ पर डॉट लगाया हुआ है, तो मतलब इन दोनों को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, और दैट इज इक्वल टू सी लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। तो इनका मतलब क्या है कि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन तो होगा ही होगा। ठीक है ना, तभी इन दोनों को हमने कंबाइन किया और यहाँ पर सी जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो जहाँ पर भी मैंने ऐसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को मैंने अगर साथ में लिखा हुआ और बीच में कुछ भी नहीं लगाया, तो आपको यहाँ पर अंडरस्टूड होना चाहिए कि इनके बीच में कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो आप इनमें कन्फ्यूज मत होना। आगे मैंने जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं उनमें मैंने ऐसी ही नोटेशंस को फॉलो किया हुआ है, तो आप इनमें कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर अंडरस्टूड होगा कि इनके बीच में कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन है। और सेकंड बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई। ये मैंने आपको जब हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हम करते हैं तब हम वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं ना, कि हम ए में ऐसा क्या बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट करें कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो हम बोलते हैं कि जो बी है वो इन्वर्स है ए का। ठीक है, बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, यानी कि हम बी को क्या लिख सकते हैं? इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि मैं यहाँ पर बी की जगह क्या लिख सकता हूँ? ए इन्वर्स लिख सकता हूँ ना, और मैं मेरे को यहाँ पर स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टिंक्ट है और ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो मैं जब इन दोनों को यहाँ पे लिखूंगा तो इन दोनों में ऑलरेडी अंडरस्टूड होगा कि इनके बीच में कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन है। तो मैं सीधे लिख सकता हूँ ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। तो जहाँ पर भी ए और उसका जो इनवर्स जो होगा वो साथ में आ जाएगा, तो मैं उसको सीधा आइडेंटिटी एलिमेंट लिख सकता हूँ। और यहाँ पर मैंने एक और बात लिखी है थर्ड नंबर करके, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए होता है। ये हम जब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी करते हैं तो हमको वहाँ पर ये मिल जाता है कि हम ए में ऐसा क्या बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट करें कि हमारे पास वापस ए आ जाए, उसी को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ हम बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू कुछ भी ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास वही जो हमने एलिमेंट लिया होता है, अदर एलिमेंट, वही हमारे पास वापस आ जाता है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा ए ई, मतलब इनके बीच में ऑलरेडी कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन है। तो यहाँ पर अगर मैं ए ई लिख रहा हूँ तो मेरे पास सीधे ए मिल जाएगा। ठीक है ना, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मैं कुछ भी ऑपरेट करूँ मेरे पास वापस वही एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर ए मैंने इसलिए लिखा हुआ है। तो ये जो मैंने तीनों बातें आपको बताई, इन तीनों बातों का आप ध्यान रखना, यही मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ। तो जल्दी से हम आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ में मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये मैंने आपको जब मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए थे ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड, मैंने उनमें आपको बताया था कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिकली एग्जिस्ट करता है, और यही मैंने यहाँ पर भी बताया हुआ है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज़ यूनिक। ठीक है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो यूनिक होगा किसी भी ग्रुप का। तो यहाँ पर मैं इसका प्रूफ भी बता रहा हूँ आपको। प्रूफ इफ पॉसिबल सपोज दैट E1 E2 आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स। देखो हमने क्या बोला कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। अब हम मान लेते हैं कि वो यूनिक ही नहीं है, तो यूनिक नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि उसके आइडेंटिटी एलिमेंट जो वो दो या दो से ज़्यादा आ रहे हैं। तो अभी मैंने मान लिया कि फिलहाल के लिए वो दो आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ E1 E2 आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? देयरफॉर E1 स्टार E2 करूंगा, मतलब यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू मैं अगर ऑपरेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? E2। देखो E2 क्यों आया? क्योंकि मैंने पहले E1 को मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया है, और मैंने अभी आपको बोला कि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मैं अगर कुछ भी अदर एलिमेंट ऑपरेट करता हूँ तो मेरे पास वापस वही सेकंड एलिमेंट जो होता है वो आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने पहले इसको माना हुआ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो मेरे पास E2 आ रहा है। और सिमिलरली मैं दोबारा से करूँगा तो अभी मैं इसको आइडेंटिटी एलिमेंट मान रहा हूँ E2 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? E1 आ जाएगा। क्योंकि मैं इसको आइडेंटिटी एलिमेंट मान रहा हूँ ना, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में कुछ भी अदर एलिमेंट जो वो ऑपरेट करूँगा तो मेरे पास वही अदर एलिमेंट आएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा E1। और मैंने यहाँ पर रीजन लिख दिया, बिकॉज ऑफ E1 क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है और यहाँ पर E2 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यानी कि अब आप यहाँ पे देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या मिल रहा है? मेरे को E1 इज इक्वल टू E2। मतलब क्या है कि जो E1 और E2 हमने माने हुए थे दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स, वो मतलब दोनों बराबर ही हैं। तो यहाँ पर क्या है कि E1 इज इक्वल टू E2 आ गया है, विच इंप्लाइज आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक।
ठीक है, आपको मिल गया ना आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक, तो आप इस बात का ध्यान रखना। सेकंड प्रॉपर्टी है मेरे पास यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि किसी भी ग्रुप के हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, ठीक है, हर एक एलिमेंट का एक अलग इनवर्स जो होगा वो निकलेगा, मतलब वो यूनिक होगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज़ यूनिक। मतलब अगर किसी एलिमेंट का अगर कोई इनवर्स आ रहा है ना, उसी ग्रुप में वो बिलोंग करेगा, तो किसी और एलिमेंट का वो वाला इनवर्स नहीं आएगा, ठीक है ना। वो हर एक एलिमेंट का जो होता है वो यूनिक इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ आपको। तो इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लेट जी स्टार। देखो ये जी स्टार किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पर ये ग्रुप को डिनोट कर रहा है अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ये मैंने आपको बताया हुआ था। एंड ए बिलोंगिंग टू जी, ए क्या यहाँ पे कोई एलिमेंट है जो कि इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। एंड B1 B2 बिलोंग्स टू जी आर टू इनवर्स ऑफ ए। देखो मैंने क्या बोला कि ए जो वो एलिमेंट है और इस जी को वो बिलोंग कर रहा है, मतलब ग्रुप से एक एलिमेंट मैंने लिया हुआ है। अब मैंने बोला कि ग्रुप के हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। अब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इसका जो इनवर्स है वो यूनिक नहीं है, तो यूनिक नहीं होगा तो मतलब कम से कम इसके दो इनवर्स होंगे या तो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर मैंने लिया हुआ है कि B1 और B2 जो है वो इसके इनवर्स हैं, सिर्फ एक एलिमेंट के मैंने यहाँ पर दो इनवर्स माने हुए हैं। अब देखते हैं कि ये यूनिकली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो यानी कि जो B1 और B2 हैं वो ए के इनवर्स हैं, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना कि ए B1 इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू B1A। ये मैंने जब आपको एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बताया था तो मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ था कि ए स्टार बी जब हम करते हैं वो दैट इज इक्वल टू ई आता है, और बी क्या होता है, हमारे पास इन्वर्स होता है। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि इन्वर्स जो है वो मैंने पहले B1 लिया हुआ है, फिर मैं बाद में B2 भी लूँगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए B1 इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू B1A, क्योंकि ये जो होता है ये कम्यूटेटिव होता है। और देखो यहाँ पर ये दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और मैंने बीच में कोई भी स्टार वगैरह नहीं लगाया हुआ है, मतलब कुछ भी मैंने यहाँ पर साइन डिनोट नहीं किया हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि इनके बीच में कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इनमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये ए बी जो है ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू जब ये ऑपरेट होंगे ना तो ये थर्ड एलिमेंट को प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या है कि जो बी है वो इन्वर्स है ए का, यहाँ पर ये बता रहा है। ऐसे ही जो मैंने B2 के लिए भी कर दिया है, ए B2 इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू B2A, यहाँ पर ये बता रहा है कि B2 जो है वो ए का इन्वर्स है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, B1 इज इक्वल टू B1E। देखो क्यों, क्योंकि मैं B1 को B1E लिख सकता हूँ ना, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर मैं किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करूँगा तो मेरे पास वापस वही एलिमेंट आएगा ना, तो मैं B1 को B1E लिख सकता हूँ। अब आप देखोगे कि यहाँ पर E की वैल्यू तो ए B2 भी थी ना, E की वैल्यू ए B2 भी थी ना, तो मैंने यहाँ पर E की जगह क्या लिख दूंगा, ए B2। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है B1A B2। अब आप लोगों को पता है कि जो ग्रुप होता है उसमें एसोसिएटिविटी जो होती है वो होल्ड करती है, ठीक है ना, तभी वो ग्रुप बनेगा ना, क्योंकि उसने वो एसोसिएटिविटी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा। तो यानी कि अगर ये ग्रुप है तो इसमें भी एसोसिएटिविटी की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये एसोसिएटिव होंगे। तो यानी कि अगर मैं B1A को अगर मैं पहले करता हूँ और B2 को मैं बाद में अगर बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू अगर ऑपरेट करूँगा तो मेरे पास सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, B1A को मैं पहले कर सकता हूँ और B2 को मैं बाद में कर सकता हूँ। बट आप यहाँ पे देखोगे कि जो B1A है उसकी वैल्यू क्या है, देखो B1A ये था ना, B1A की वैल्यू तो E ही है, तो यहाँ पर मैं मतलब E लिख सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा E B2। और आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में अगर किसी अदर एलिमेंट को अगर मैं ऑपरेट करता हूँ तो मेरे पास वापस वही अदर एलिमेंट आ जाता है ना, तो यानी कि E और B2 यहाँ पे है तो मेरे पास यहाँ पे B2 आ जाएगा। तो यानी कि B1 मेरे किसके इक्वल आ गया, B2 के इक्वल आ गया। मतलब मैंने जो यहाँ पर दो इन्वर्स मैंने कंसिडर किए हुए थे ए के, वो दोनों इक्वल ही हैं, तो मतलब ए का जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। यही मैंने आगे भी किया हुआ है, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है B1 इज इक्वल टू ई B2, क्योंकि यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन चुका था और आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मैं अगर किसी अदर एलिमेंट को ऑपरेट करूँगा तो मेरे पास वापस वही अदर एलिमेंट आएगा। तो यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि जो B1 है वो B2 के इक्वल आ चुका है, यानी कि जो इन्वर्स है वो सेम ही था, मतलब वो यूनिक था ए के लिए इन्वर्स जो था। हैंस ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप हैज़ यूनिक इन्वर्स, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इस रिजल्ट को भी आप याद रखना। अब नेक्स्ट जो है थर्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। ये आपके आगे जब हम प्रूफ करेंगे वहाँ पर ये यूज़ होते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बता देता हूँ कि लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशंस लॉ होते क्या हैं। देखो मैंने यहाँ पर 3 एलिमेंट्स जो हैं वो कंसीडर किए हुए हैं किसी ग्रुप से, ए बी सी बिलोंगिंग टू ग्रुप जी, यानी कि जी कोई ग्रुप है और वहाँ से मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हुए हैं ए बी सी। अब मेरे पास क्या है कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा ना तो वो बन जाएगा बी इज इक्वल टू सी। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ए बी, ये दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और इनके बीच में मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ए स्टार बी है, ठीक है, ये ऑलरेडी आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि इनके बीच में कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन है। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू, अगर ए
स्टार सी होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लो, क्योंकि यहाँ पर देखोगे आपकी यहाँ पर ए जो था वो लेफ्ट साइड में था ना, और इस तरफ भी लेफ्ट साइड में ए था, तो यहाँ से हमने ए को हमने कट किया और हमारे पास आ गया बी इज इक्वल टू सी। अब आप इसको डायरेक्ट कट मत कर देना कि यहाँ पर ए बी यहाँ पर भी है और ए सी यहाँ पर भी है, तो ए से हम ऐसे ए को काट देते हैं, ऐसे आप नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच में कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन है। ग्रुप्स में ऐसा नहीं होता कि आप सीधे आर पार है तो काट दो आप इसको, तो यहाँ पर आपने ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर इसको हटाने के लिए यानी कि ए को हटाने के लिए आपने क्या करना है, इनके इन्वर्स से आपने इसको ऑपरेट करना है। मतलब अगर आप यहाँ पर ए इन्वर्स करोगे ना, कहाँ से, लेफ्ट और राइट साइड दोनों से कर सकते हैं, बट आपने अगर यहाँ पर ए जो लेफ्ट साइड में है तो आपने लेफ्ट साइड से इसके इन्वर्स को ऑपरेट करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड से करोगे तो राइट साइड में भी लेफ्ट साइड से करोगे, और अगर आपने राइट साइड से ऑपरेट करना है तो आप यहाँ पर राइट साइड से करोगे तो इस तरफ भी आप राइट साइड से ही करोगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ए इनवर्स, अगर आप लेफ्ट साइड से ऑपरेट करते हो तो आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी। तो जब हम यहाँ पर ए इनवर्स ए करेंगे और यहाँ पर भी हम ए इनवर्स ए करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ए ई बन जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर भी ई बन जाएगा। यानी कि बी को जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जब हम ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास वापस बी ही आएगा, यहाँ पर भी हमारे पास वापस सी ही आएगा, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, तो आता है हमारे पास बी इज इक्वल टू सी, यहाँ पर डायरेक्ट ए से ए कट के नहीं आता है, यही मैं आगे आपको प्रूफ भी कराऊंगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपने लेफ्ट साइड से अगर आपने इनवर्स को ऑपरेट किया होगा तो हम उसको बोलेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लो। ठीक है, और सिमिलरली राइट के लिए भी अगर कि ए देखो दोनों साइड राइट में आ रहा है और आपने ए को हटाना है तो आपने राइट साइड से ए इनवर्स को ऑपरेट किया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लो। और वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और इनके बीच में कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा ही होगा, लेकिन आप इनमें कंफ्यूज ना हो जाओ कि आप सोचोगे कि ये दोनों साथ में लिखे होंगे, क्या पता है मल्टीप्लाई में होंगे या किसी और बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू होंगे यहाँ पे, तो आप इनमें कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको दोबारा से यहाँ पे बता दिया कि इन दोनों के बीच में स्टार होगा ही होगा। यहाँ पर भी ए स्टार बी होगा और यहाँ पर भी ए स्टार सी होगा, और यहाँ पर जब आप इन कैंसिलेशन लो लगाओगे ना तो आपके पास बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा और यहाँ पर बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। ये लेफ्ट कैंसिलेशन लो है और ये राइट कैंसिलेशन लो है। अब हम जल्दी से इनके प्रूफ को करते हैं। तो प्रूफ में मैंने लिखा हुआ है सिंस ए बिलोंग्स टू जी देन ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। ये आप लोगों को पता है, जब हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स करते हैं और वहाँ पर हम किसी एलिमेंट का जब हम इनवर्स फाइंड करते हैं तो वो जो इनवर्स होता है वो भी उसी ग्रुप से या उसी सेट से वो बिलोंग करता हुआ होना चाहिए था ना, ऐसा ही होता है। और ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ है, अगर ए जो है वो जी को बिलोंग कर रहा है और जी यहाँ पर है क्या, ग्रुप है, तो ग्रुप का मैंने कोई एलिमेंट लिया हुआ है और उसका जो अगर इन्वर्स होगा ना, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ए इन्वर्स, तो जो उसका इन्वर्स होगा वो भी तो उसी ग्रुप में जाएगा ना, तो यहाँ पर वही है कि ए इन्वर्स जो है वो भी जी को ही बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि जो हमारे पास जो दिया हुआ था ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ था ना, यहाँ पर अभी इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन है। अब मैंने बताना है कि बी इज इक्वल टू सी होगा ये, तो मैंने क्या करना है, ऑपरेटिंग ए इन्वर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड, क्योंकि ये लेफ्ट में ए तो मैंने लेफ्ट साइड से ऑपरेट करना है, और यही मैंने अभी आपको बताया भी है। तो मैंने दोनों साइड लेफ्ट साइड से ए इनवर्स को ऑपरेट किया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स ए सी। अब ये क्योंकि ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, तो ग्रुप के एलिमेंट्स में क्या होता है, एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए जो है वो इनको हम पहले कर सकते हैं ना, मतलब सोल्व बाइनरी ऑपरेशन दोनों के बीच में होगा, और यहाँ पर भी हम इनको पहले कर सकते हैं सोल्व, और सी को हम बाद में, जो अगर यहाँ पर जो थर्ड एलिमेंट प्रोड्यूस होगा उसके साथ हम सी को ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ए क्या होगा, ई होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर भी ए इनवर्स ए जो होगा वो भी ई के इक्वल आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी को जब हम ई के साथ ऑपरेट करेंगे हमारे पास बी आएगा, सी को जब हम ई के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास सी आएगा, तो बी इज इक्वल टू सी मेरे पास आ गया है। सिमिलरली आप राइट साइड के लिए भी कर सकते हो, यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड से किया था, सिमिलरली आप राइट साइड से करोगे तो आपके पास भी सेम आंसर आने वाला है। आप चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पर मैंने राइट साइड से किया हुआ ए इनवर्स को, और यहाँ पर ये बन जाएगा ई, ठीक है, ये बन गया ना ई, तो यहाँ पर बी और ई आ रहा है यहाँ पे, तो बी ई मेरे पास बी आ जाएगा, सी ई मेरे पास सी आ जाएगा, तो इसलिए बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। और ये होता है किससे, कैंसिलेशन लो के अकॉर्डिंग होता है। तो आप वहाँ पर इनको डायरेक्ट ऐसे ही मत काट देना, आपने वहाँ पर रीज़न लिखना है कि लेफ्ट कैंसिलेशन लो आपने लगाया या राइट कैंसिलेशन लो आपने लगाया हुआ है। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। जी के यहाँ पे कोई ग्रुप है और ए जो है वो उसका कोई एलिमेंट है, तो यानी कि ग्रुप से अगर हम किसी भी एलिमेंट को अगर हम लेते हैं तो उस एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा और उसका जो इन्वर्स होगा वो इक्वल टू ए होगा। ठीक है, मतलब ए इन्वर्स का जब हम इन्वर्स करेंगे वो वापस ए ही आएगा। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी थी और इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ए इन्वर्स का अगर हम दोबारा से इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास वापस ए ही आएगा। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं, और ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ए स्टार बी का जो इन्वर्स है दैट इज इक्वल टू बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। मतलब आप इसको डायरेक्ट समझो, अगर बिना स्टार के आपने समझना है, ए बी का जो इन्वर्स होगा वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स बन जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने से पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमने बताना क्या है कि ए बी का जो इन्वर्स है वो ये है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स है।
तो मैंने यहाँ पे प्रूफ में क्या किया हुआ है, सिंस ए कोमा बी बिलोंगिंग टू जी, मतलब ए और बी जो हैं वो ग्रुप जी से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि ये एलिमेंट है ना, तो अगर हम इन दोनों को बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट करेंगे तो वो भी हमारे पास जी को ही बिलोंग करेगा ना, यानी कि ए स्टार बी भी हमारे पास जी को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये ग्रुप के एलिमेंट है और ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर ये वही तो है, ए स्टार बी जो होगा वो जो थर्ड एलिमेंट को प्रोड्यूस करेंगे वो भी तो जी में ही जाएगा, तो यहाँ पर ए बी बिलोंगिंग टू जी हो जाएगा। अब मैंने माना हुआ है कि अगर जो यहाँ पर थर्ड एलिमेंट जो प्रोड्यूस होगा ना इन दोनों को कंबाइन करके, उसको मैंने सी माना हुआ है, ठीक है ना, वियर सी बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ पर मैंने सिमिलरली इनके लिए भी कर लिया जो बी इनवर्स ए इनवर्स है, क्योंकि ए इनवर्स जो होगा वो भी इसी को जी को बिलोंग करेगा, बी इनवर्स जो होगा वो भी जी को बिलोंग करेगा, क्योंकि ए बी जी को बिलोंग कर रहे थे, उनके इनवर्स भी जी को ही बिलोंग करेंगे ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि बी इनवर्स ए इनवर्स जो हम इन दोनों को अगर बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट करके लिख रहे हैं ना, तो इनका जो थर्ड एलिमेंट प्रोड्यूस होगा वो भी जी में ही जाएगा ना, जैसा हमने यहाँ पर बताया अभी आपको। तो क्योंकि ये जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, इनमें आप कंफ्यूज मत होना। तो हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट प्रोड्यूस होगा उसको मैंने डी मान लिया है, ठीक है, वियर डी बिलोंगिंग टू जी होगा। अब देखो कि मैं आपको क्या कह रहा था कि जो हमने बताना है ए बी का जो इन्वर्स है दैट इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स है, मतलब इसका इन्वर्स ये आ रहा है, और इन दोनों को अगर आप कोई एक एलिमेंट मानोगे, जैसे अभी मैंने माना हुआ है सी माना हुआ है इसको, और इसको मैंने माना हुआ है डी, तो मैंने बताना है कि जो सी का जो इन्वर्स है वो डी है, सी का इन्वर्स डी है। और ऐसा होता कब है, यानी कि अगर ए का जो इन्वर्स वो बी होगा दैट इज इक्वल टू ई होगा ना, तभी बनेगा ना बी जो है वो ए का इन्वर्स होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर मैं सी स्टार डी करता हूँ तो दैट इज इक्वल टू, अगर ई आ गया सी स्टार डी अगर मैं करता हूँ और वो ई के इक्वल आ गया तो वो इसका इन्वर्स बन जाएगा, मतलब डी जो वो सी का इन्वर्स बन जाएगा। और यही तो हमने बताना है कि जो ये वाली जो टर्म है वो इसका इन्वर्स है, ठीक है। तो अभी हम वही प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको सी माना और इसको मैंने डी माना हुआ है, तो अभी मैं सी स्टार डी निकालता हूँ। यहाँ पर मैंने सी स्टार डी लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पर सी डी मैंने सीधे लिख दिया है। तो यहाँ पर ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि इनके बीच में स्टार है, यानी कि कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन है। तो अब यहाँ पर मैंने आगे क्या किया हुआ है कि सी और डी की वैल्यूज़ को मैंने भरा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सी की वैल्यू थी ए बी और डी की वैल्यू थी बी इनवर्स ए इनवर्स। अब यहाँ पर ग्रुप्स के एलिमेंट है सभी के सभी, तो इनमें एसोसिएटिविटी जो होगी वो होल्ड करेगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी इनवर्स जो मैंने इसको पहले करना है और ए इनवर्स को मैंने बाद में करना है, तो बी इनवर्स ई बन जाएगा। यहाँ पर बन गया ए, इसकी वैल्यू आ गई ई, और ए इनवर्स मैंने वैसे का वैसे रखा। अब मैं इन दोनों को अगर मैं पहले करता हूँ तो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर मैं किसी अदर एलिमेंट को अगर मैं ऑपरेट करता हूँ बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू, तो मेरे पास वापस वही अदर एलिमेंट आएगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ए इनवर्स आ जाएगा, दैट मीन्स सी डी इज इक्वल टू ई, जो कि मेरे पास आ गया है। तो मतलब यहाँ पर मेरे पास सी डी इज इक्वल टू ई तो आ गया है, बट जो कंप्लीट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए, मतलब वो कॉम्यूटेटिव भी होनी चाहिए। तो अभी हमने चेक करना है कि डी स्टार सी अगर हम करेंगे वो भी ई के इक्वल ही आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब यही है कि जो डी है वो सी का इन्वर्स है। तो अभी हम वही करेंगे डी स्टार सी। तो यहाँ पर मैंने स्टार को, मतलब यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट डी सी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने डी सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं पहले डी की वैल्यू भरूंगा फिर सी की वैल्यू को भरूंगा, और इन सभी के बीच में यहाँ पर भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, यहाँ पर भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, और इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। वो मैंने लिखा नहीं है पर ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर सेम वही जैसे मैंने अभी पीछे किया, क्योंकि ये ग्रुप्स के एलिमेंट है तो इनमें जो होगा वो एसोसिएटिविटी जो होगी वो होल्ड करती होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ए को मैं अगर पहले करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ए मेरे पास ई आ जाएगा, और बी इनवर्स ई को मैं पहले करूँगा अभी सोल्व, तो बी इनवर्स ई मेरे पास बी इनवर्स आ जाएगा, और बी इनवर्स बी मेरे पास वापस फिर से ई आ जाएगा। तो मतलब जो डी सी है वो भी ई के इक्वल आ रहा है, यानी कि सी डी ई के इक्वल था और डी सी भी ई के इक्वल आ रहा है। तो मतलब यही है कि सी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ई, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ साथ में, इज इक्वल टू ई जो है वो आ रहा है, ठीक है। मतलब सी स्टार डी इज इक्वल टू डी स्टार सी इज इक्वल टू ई आ रहा है। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डी है वो इन्वर्स है सी का, जो डी है वो इन्वर्स है सी का, यानी कि सी इन्वर्स इज इक्वल टू डी है, और सी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी, जो डी की वैल्यू थी वी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो यही तो मैंने प्रूफ करना था, जो कि मैंने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जब भी हम ए बी का अगर हम इन्वर्स करेंगे, ए बी का अगर हम होल इन्वर्स करेंगे तो मेरे पास आएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है। तो इसमें भी आप कंफ्यूज मत होना। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 6 नंबर डाला हुआ है। वैसे तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सिंस ए डॉट ए इन्वर्स। अब यहाँ पर डॉट लिखा हुआ है, मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन का है। तो ए इन्वर्स जो है यहाँ पर अगर मैंने डॉट लगाया हुआ दैट इज इक्वल टू ई होता है, ये मैंने आपको बताया अभी। देन ए
की पावर जो 0 होगी दैट इज़ इक्वल टू ई हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और इनके बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर -1 है, तो 1 और -1 जो हम करेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा 0। तो यानी कि ए की पावर जो 0 होगा दैट इज़ इक्वल टू ई होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप ए 0 जहाँ भी आएगा आप वहाँ पर ई लिख सकते हो, बट बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि वहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर ए डॉट ए होगा तो हम उसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर अगर ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ए की पावर यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये है कि ए को हमने 2 बार ऑपरेट किया हुआ है, यानी कि हमने ए डॉट ए किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना जो हम ग्रुप को पढ़ते हैं ना तो ये नॉर्मल मैथमेटिक्स से थोड़ी सी हटके होती है, तो इनमें आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना ए डॉट ए, और यहाँ पर लिखा हुआ मैंने ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर जो है वो बता रहा है कि हमने ए को 2 बार ऑपरेट किया हुआ है। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जब आपको आगे बताऊंगा तो आपको ये खुद ही क्लियर हो जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं ए डॉट ए करूँगा तो यहाँ पर मैंने 3 बार ऑपरेट किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको ए क्यूब लिख दूंगा। ठीक है, एंड सो अगर मैं एन टाइम्स करूँगा ए मतलब इन बीच में डॉट डॉट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है इसका बाइनरी ऑपरेशन है, ए डॉट सो ऑन ए करता जाऊँगा तो ये एन टाइम्स अगर मैं कर रहा हूँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ए की पावर एन हो जाएगी। दैट मीन्स ए इज़ ऑपरेटेड एन टाइम्स। ठीक है, तो ये तो था मल्टीप्लिकेशन के टाइम। अगर वहीं पे अगर ये प्लस के टाइम होगा तो यहाँ पर मैंने कोई ग्रुप का एलिमेंट लिया हुआ ए, और अगर मैं ए प्लस ए कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है 2 टाइम्स ए, मतलब हमने ए को 2 बार ऑपरेट किया हुआ है। वैसे अगर मैं ए प्लस ए करूँगा तो मतलब मैंने इसको 3 बार ऑपरेट किया हुआ है, तो 3a मैं इसको ऐसा लिख दूंगा। ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स ए इज ऑपरेटेड 2 टाइम्स इन दिस केस। ठीक है, अगर मैं n टाइम्स के लिए करूँगा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए सो ऑन प्लस ए, अगर मैंने n टाइम्स किया हुआ है यहाँ पे तो ये हो जाएगा n इंटू ए, मतलब n टाइम्स हो जाएगा ये। तो ये तो था जो सिंपल आप लोगों की बुक्स में दिया होगा, बट कुछ राइटर्स या कुछ बुक्स में क्या होता है कि हमारे पास अगर ए स्क्वायर दिया होता है ना तो इसका मतलब जनरली क्या होता है कि ए स्टार ए है। ठीक है, अब मैं बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि ए स्टार ए होगा। तो इसलिए तो मैं आपको कह रहा था कि जो ए स्क्वायर होगा ना उसका मतलब ये नहीं होगा कि ए डॉट ए होगा। ठीक है, अगर ए प्लस ए हो गया तो आप उसको फिर भी ए स्क्वायर ही तो बोलोगे। ठीक है ना, अगर कई बुक्स के अकॉर्डिंग, कई बुक्स में ऐसा होता है कि ए स्क्वायर का मतलब जो होता है ए स्टार ए होता है, और बाइनरी ऑपरेशन अगर प्लस का है तो ए प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ना, और इसको मैं 2 टाइम्स ए भी लिख सकता हूँ। बट यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ पर ए प्लस ए मतलब और ए स्क्वायर में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, तो इसलिए तो कह रहा था कि आप डायरेक्ट मत लिखना। इसका मतलब ये है कि ए जो वो 2 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है, और बाइनरी ऑपरेशन अगर प्लस का है तो ए 2 टाइम्स ऑपरेट कैसे होगा, ए प्लस ए। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर ए क्यूब लिख देता हूँ और अगर बाइनरी ऑपरेशन अगर प्लस का है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस ए। ठीक है, तो जब मैं आपको आगे और भी ज़्यादा थ्योरम्स को सोल्व करवाऊंगा और वहाँ पर अगर मैं किसी एलिमेंट की पावर को ऐसे लिख रहा हूँ तो वहाँ पर आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि मैंने उसको उतने ही टाइम्स ऑपरेट किया हुआ है। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, बट ये ऊपर जो मैंने लिखी होती है पावर ये रिप्रेजेंट करती है कि आपने ए को कितने टाइम ऑपरेट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 3 टाइम ऑपरेट किया हुआ, तो ए प्लस ए ऐसे मैंने इसको लिखा हुआ है। अब ये 3 टाइम्स ए भी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, बट ए क्यूब का मतलब भी वही होगा, यहाँ पे ए की पावर 3 मतलब 3 टाइम्स हमने इसको ऑपरेट किया हुआ है। तो आप जनरली बस आप इतना समझ सकते हो कि अगर मैं ए की पावर अगर मैं एन लिख रहा हूँ ना तो आप तो इसका मतलब है कि मैंने ए को एन टाइम्स ऐसे ए स्टार ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, सो ऑन ये एन टाइम्स मैंने ऐसे इसको किया हुआ है। ठीक है, तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना, और स्टार की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, किसी अदर टाइप की भी हो सकती है। तो पावर वाले केस में आप कंफ्यूज मत होना, बस यही मैंने आपको बताना था। और इनके अलावा कुछ और भी है इंपॉर्टेंट, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि जब आप ए की पावर अगर एन प्लस एम है ना, ठीक है, इसी तौर पर हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर ए की पावर एन प्लस एम है तो मैं इसको ऐसे ए की पावर एम प्लस एन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब पावर को मैं ऐसे पहले आगे पीछे करके लिख सकता हूँ। ए की पावर एन प्लस एम है तो मैं उसको ए की पावर एम प्लस एन भी कर सकता हूँ। और अगर ए की पावर एम की पावर एन है, ठीक है, अगर ऐसे है तो मैं इसको ए की पावर एन की पावर एम ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने जो आपको एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं ये आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी, क्योंकि आगे ग्रुप थ्योरी में, सब ग्रुप्स में या कोसेट्स में या साइक्लिक ग्रुप्स में सभी में यही यूज़ होंगे। तो आज मैंने जो भी करवाया इन सब का आप ध्यान रखना। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।